महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे में कौन जीतेगा नंबर गेम, ये बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में जो सियासी ड्रामा चल रहा है, जिस तरीके से शरद पवार की पार्टी एनसीपी में फूट पड़ चुकी है, उनके ही भतीजे ने उन्हें दरअसल दगा दी थी है और उनसे अलग हो गए हैं। एक तरफ अजीत पवार हैं तो दूसरी तरफ अब शरद पवार का खेमा है। ये दोनों ही गुट अब अपनी अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बैठकों का दौर लगातार महाराष्ट्र में चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच ये पूरी जो लड़ाई है एनसीपी की, ये चुनाव आयोग तक भी पहुंच चुकी है। लेकिन क्या चुनाव आयोग में अजीत पवार जो है वो नंबर गेम में अव्वल होंगे? क्या वो साबित कर पाएंगे कि उनके पास जो है वो सबसे ज्यादा विधायक हैं? इसका आकलन लेकर मैं आपके सामने आई हूं और बताऊंगी कि आखिर किस तरीके से पूरा जो सियासी समीकरण है, कहीं ना कहीं अजीत पवार के अलग होने के बाद वो फिलहाल सामने आया है। आपको मैं ये बता दूं कि महाराष्ट्र विधानसभा में जो फिलहाल सीटें हैं विधानसभा की, वो 288 सीटें हैं और 288 सीटों में से 53 जो विधायक हैं वो दरअसल एनसीपी के हैं। तो 53 जो विधायक हैं वो एनसीपी के हैं और इन विधायकों को लेकर ही ये पूरी जंग जो है वो फिलहाल महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। आज जो बैठक हुई है अजीत पवार के खेमे की और शरद पवार के खेमे की, इस बैठक में निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि आखिर एनसीपी के कौन से वो विधायक हैं जो कि अजीत पवार के साथ हैं और कौन से वो विधायक हैं जो शरद पवार के साथ हैं। तो फिलहाल जो बैठक से तस्वीरें सामने आई हैं उसके मुताबिक मैं आपको बता देती हूं कि फिलहाल अजीत पवार के खेमे की अगर बात की जाए, जो कि शरद पवार के भतीजे हैं और अब डिप्टी सीएम वो महाराष्ट्र के बन चुके हैं, उनकी बैठक में जो विधायक पहुंचे हैं उनकी संख्या 32 है। यानी 32 विधायक जो हैं वो उनकी बैठक में पहुंचे। और वहीं बात अगर एनसीपी प्रमुख शरद पवार की जाए तो शरद पवार की बैठक में कुल 16 विधायक पहुंचे हैं। यानी आप देख सकते हैं कि दोनों ही गुटों में जो विधायकों का अंतर है वो काफी ज्यादा है और ऐसे में जो बहुमत का आंकड़ा है वो 36 का है। यानी जब अजीत पवार अलग हुए हैं तो उन्हें 36 विधायकों की जरूरत होगी। अगर 36 विधायक वो एकजुट नहीं करते हैं, यानी बहुमत का आंकड़ा वो अगर अपने पक्ष में नहीं लाते हैं, तो उनके साथ जो विधायक गए हैं, जो विधायक मंत्री बने हैं, वो दल बदल कानून का सामना करेंगे। यानी उनकी जो विधानसभा की सदस्यता है वो खत्म हो सकती है, वो जा सकती है। तो ऐसे में अभी भी 4 विधायकों की कमी है अजीत पवार के खेमे में। लेकिन आपको ये बता दें कि इसी बैठक में जो छगन भुजबल हैं, जो कि मंत्री बनाए गए हैं, जो अजीत पवार के खेमे में चले गए हैं, उनकी तरफ से दावा ये किया गया है कि उनके समर्थन में एनसीपी के 40 से 41 जो विधायक हैं वो उनके समर्थन में हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि कुछ कारणवश जो है मीटिंग में नहीं पहुंच पाए और कुछ ट्रैफिक जाम के चलते मीटिंग में नहीं आ पाए। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। लेकिन अगर अंतर देखा जाए तो जाहिर तौर पर काफी ज्यादा अंतर है, क्योंकि जहां 32 विधायक जो हैं वो अजीत पवार के साथ हैं, तो वहीं 16 विधायक शरद पवार के साथ है और बहुमत का आंकड़ा 36 का है। तो ऐसे में सिर्फ 4 विधायक जो हैं वो फिलहाल अजीत पवार को चाहिए इलेक्शन कमीशन में ये साबित करने के लिए कि पार्टी में बहुमत उनके पास है। जैसा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दावा किया है कि दरअसल उन्हें पार्टी की नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह चाहिए, उस पर दावा उनकी तरफ से किया गया है। तो कुल मिलाकर फिलहाल ये तस्वीर जो है वो महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी की नजर आ रही है। हालांकि ये मीटिंग हुई है, मीटिंग में ये संख्या सामने आई है। वहीं अगर सांसदों की बात की जाए तो 5 सांसद जो हैं एनसीपी के वो फिलहाल शरद पवार के साथ ही हैं, जो कि 5 के 5 सांसद इस मीटिंग में पहुंचे हैं।
लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि फिलहाल जो आंकड़ा लगातार अजीत पवार के खेमे की ओर से सामने आ रहा है, छगन भुजबल ये कह रहे हैं कि उनके खेमे में 41 से 42 विधायक जो हैं वो उनके समर्थन में हैं। और जब हम दल बदल कानून का जिक्र कर रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि दल बदल कानून आखिर होता क्या है। दरअसल जब एक पार्टी से कोई नेता चुनाव लड़ता है और उस पार्टी से वो जीत हासिल करता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो किसी दूसरी पार्टी में जब जाता है तो उस पर दल बदल कानून लागू होता है, यानी उसकी विधानसभा की सदस्यता या लोकसभा की सदस्यता जा सकती है। लेकिन अगर वो पार्टी के 2/3 जो विधायक हैं, यानी जो विधायकों की संख्या है वो 2/3 है, और वो किसी दूसरी पार्टी का रुख कर रहे हैं या पार्टी से अलग हो रहे हैं, तो उन पर यह दल बदल कानून लागू नहीं होगा। तो ऐसे में अब सवाल यही बना हुआ है कि जहां एक तरफ शरद पवार ये कह रहे हैं कि हमने 9 जो ये नेता हैं जो कि अजीत पवार के साथ मंत्री बने हैं, दरअसल उन्हें निष्कासित कर दिया है। दल बदल कानून के जो याचिका है उसके तहत महाराष्ट्र विधानसभा में वो दायर कर दी गई है और उन्हें जल्द ही दल बदल कानून का सामना करना होगा। लेकिन अगर ये 2/3 बहुमत का आंकड़ा जो है विधायकों की ये अजीत पवार के खेमे में चला जाता है तो इस पे दल बदल कानून लागू नहीं होगा। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि शिवसेना में हुआ, जिस तरीके से शिंदे गुट और उद्धव गुट 2 गुट शिवसेना में बट गए और शिंदे के साथ 40 विधायक गए जो कि संख्या काफी ज्यादा थी, तो ऐसे में उन पर दल बदल कानून लागू नहीं हुआ और मौजूदा वक्त में शिंदे, बीजेपी और साथ ही अजीत पवार की जो गठबंधन की ये सरकार है ये महाराष्ट्र में चल रही है। तो ये फिलहाल मैंने आपको विधायकों का आकलन बताया है कि क्या पूरी स्थिति आज बैठक में रही है। आने वाले वक्त में यह आंकड़ा बदल भी सकता है। अजीत पवार को जितने विधायकों की जरूरत है वो उनके खेमे में आ सकते हैं जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, लेकिन मुश्किलें भतीजे ने चाचा के लिए काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं, जिस तरीके का ये पूरा आकलन सामने आया है। आपको ये बता दें कि आज जो बैठक महाराष्ट्र में हुई है, एनसीपी की 2 अलग अलग गुटों की बैठक हुई है, जहां एक तरफ अजीत पवार का गुट था, उनके साथ जो नेता गए हैं उन तमाम नेताओं ने बयान दिए हैं और इस कड़ी में जो मंत्री बनाए गए हैं महाराष्ट्र सरकार में, छगन भुजबल, उन्होंने शरद पवार को करारा जवाब दिया है। जी हां, शरद पवार ने जिस तरीके से हमला बोला अजीत पवार पर नहीं लेकिन बीजेपी पर जरूर हमला बोला। छगन भुजबल ने जो बयान दिया है उसमें क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर शरद पवार 60 साल से राजनीति में हैं तो हम भी 56 साल से राजनीति कर रहे हैं और हम इलेक्शन कमीशन में लड़ाई लड़ेंगे। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है, यानी सीधी चुनौती जो है वो शरद पवार को दे दी है कि अगर शरद पवार ये कहते हैं कि उन्हें राजनीति में एक लंबा अनुभव है, लेकिन वहीं हम भी कम नहीं हैं, हम भी राजनीति में 56 साल से हैं और अब अपनी ये लड़ाई हम इलेक्शन कमीशन में लड़ेंगे, यानी एनसीपी जो है वो हमारी होगी, पार्टी का चुनाव चिन्ह हमारा होगा, पार्टी हमारी होगी। ये दावा अब लगातार अजीत गुट के जो नेता हैं वो लगातार ये दावा ठोक रहे हैं। हालांकि ये लड़ाई आने वाले वक्त में कितनी मुश्किल होने वाली है ये आने वाले वक्त में ही देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये बड़े बयान जो हैं वो आज की मीटिंग से सामने आए हैं, जहां एक तरफ शरद पवार गुट की ओर से बयानबाजी की गई, जहां सुप्रिया सुले ने यह कहा कि आप मेरे पिता का अपमान मत करिए, मेरा भले ही आप अपमान कर सकते हैं लेकिन पिता को कुछ मत बोलिए। तो वहीं अजीत पवार ने भी ये कहा कि शरद पवार का जो खेमा है, जो सुप्रिया सुले है, जो शरद पवार हैं, वो मुझे खलनायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम बयानबाजी का दौर चला। तो आपको ये बता दें कि छगन भुजबल ने उन तमाम बातों का भी जिक्र किया है जिस तरीके के आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं कि ईडी की जांच का सामना वो कर रहे थे भ्रष्टाचार के मामले में, इसलिए वो अजीत पवार के खेमे में गए, लेकिन उसका भी जवाब उन्होंने दिया है। और छगन भुजबल ने ये कहा है कि हम पर कानूनी मामलों के डर से यहां अजीत पवार के खेमे में आने का आरोप लगातार लगाया जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है, ये सही नहीं है। उन्होंने कई ऐसे नाम गिनाए हैं जिन पर कोई आरोप नहीं है लेकिन वो अजीत पवार के खेमे में गए हैं, जिसमें धनंजय मुंडे शामिल हैं, जिसमें दिलीप वॉलसे पाटिल
पाटिल शामिल हैं और इसके अलावा रामराजे निंबालकर के खिलाफ कोई मामला नहीं है, वो भी अजीत पवार के गुट में गए हैं। हम यहाँ केवल इसलिए हैं क्योंकि आपके शरद पवार साहब के आसपास कुछ करीबी सहयोगी हैं, वो पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। जाहिर तौर पर उनका इशारा जो है वो जयंत पाटिल की ओर है, वो सुप्रिया सूले की ओर है, क्योंकि सुप्रिया सूले जो है वो शरद पवार की बेटी है, जिसे शरद पवार ने एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो हाल ही में बनाया था। और वही बड़ी वजह रही कि इस तरीके से अजीत पवार ने ये बगावती तेवर जो है वो दिखाए। हालांकि इसका अंदाजा जाहिर तौर पर शरद पवार और उनके गुट को पहले से ही था। जिस तरीके से अजीत पवार लगातार बयान दे रहे थे, लगातार अपना गुस्सा और नाराजगी जाहिर कर रहे थे, और उसके बाद ये बड़ा कदम जो है वो अजीत पवार की ओर से उठाया गया। तो इस मीटिंग की हम बात कर रहे हैं। इस मीटिंग में तमाम बयान आए हैं। अजीत पवार ने क्या कुछ कहा है? उन्होंने ये कहा है कि 2004 के विधानसभा चुनाव में 2004 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें एनसीपी के पास कांग्रेस से ज्यादा विधायक थे, लेकिन उस समय हमने कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया होता तो आज तक महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनता। यानी उन्होंने शरद पवार की खामियों को गिनाया है कि किस तरीके से शरद पवार ने अपने कार्यकाल के दौरान गलती की है। उन्होंने यहाँ इस बात का भी जिक्र किया कि एक एनसीपी ऐसी पार्टी है जहां पर रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं है। बीजेपी में जहां नेता 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, फिर चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, फिर चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हो, लेकिन वहीं शरद पवार 83 साल की उम्र में भी पार्टी के प्रमुख बने हुए हैं और लगातार वो पार्टी की हर एक गतिविधि में शामिल हैं। यानी वो युवाओं को मौका नहीं दे रहे हैं, वो उनके जो जूनियर हैं उन्हें मौका नहीं दे रहे हैं। ये साफ तौर पर इशारा अजीत पवार की ओर से किया गया है, उनके भतीजे की ओर से किया गया है। तो ये शरद पवार पर अजीत पवार जमकर बरसे हैं। और ऐसा ही कुछ बयान जो है वो प्रफुल्ल पटेल जो कि अजीत पवार के खेमे में गए हैं, एनसीपी के नेता, उनकी तरफ से भी दिया गया है। उन्होंने कई चीजों का जिक्र यहाँ किया है। जिस तरह के आरोप अजीत पवार गुट पर लग रहे हैं कि दरअसल उन्होंने एक ऐसी विचारधारा के साथ गठबंधन कर लिया जो उनसे मेल नहीं खाती है, लेकिन उन्होंने गिनाया कि आप भी शिवसेना के साथ गए थे जो कि हमारी विचारधारा नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी गिनाया कि किस तरीके से दरअसल जम्मू में महबूब मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला बीजेपी के साथ गए और कश्मीर में वो अब एक संयुक्त विपक्ष का हिस्सा है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से गिनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि मैं शरद पवार के साथ पटना में जो संयुक्त विपक्ष की मीटिंग हुई वहां गया था और वहां जो मैंने दृश्य देखा वो काफी हंसने लायक था, ये उनकी तरफ से कहा गया। और कहा गया कि वहां 17 विपक्षी दल थे, उनमें से 7 के पास केवल एक लोकसभा में सांसद और एक पार्टी ऐसी है जिसके पास 0 सांसद हैं। यानी उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात का मजाक उड़ाया है कि ये तमाम विपक्षी पार्टियां जो एकजुट हो रही हैं, इनमें से कई पार्टियां ऐसी हैं जिनके खुद के सांसद नहीं हैं और वो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी को हराएंगे। तो ये तमाम बयानबाजी का दौर था जो आज मीटिंग में देखने को मिला। लेकिन इस मीटिंग में जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर विधायक किसके पक्ष में कितने होंगे। तो विधायकों की संख्या साफ है कि 32 विधायक इस मीटिंग में अजीत पवार के साथ पहुंचे और वहीं 16 विधायक जो थे वो शरद पवार के साथ पहुंचे। लेकिन अजीत पवार की ओर से, उनके खेमे की ओर से ये कहा जा रहा है कि 42 विधायक जो है वो उनके साथ हैं और आने वाले वक्त में ये संख्या बढ़ सकती है। तो ऐसे में इतना साफ है कि नंबर गेम जो है वो अजीत पवार जीतते नजर आ रहे हैं। शरद पवार के लिए मुश्किलें आने वाले वक्त में भी बढ़ेंगी। भले ही वो चुनाव आयोग को उन्होंने चिट्ठी लिख दी हो, भले ही वो चुनाव आयोग पहुंच गए हों, लेकिन चुनाव आयोग में भी अब ये साबित करना शरद पवार के लिए काफी मुश्किल हो सकता है कि वो
एनसीपी जो है अब उनकी है, क्योंकि अजीत पवार जाहिर तौर पर अब दावा कर रहे हैं कि असली जो एनसीपी है वो अब उनकी है। पार्टी के दफ्तर उनका बन चुका है, बोर्ड बाकायदा एनसीपी का लग चुका है। अब आने वाले वक्त में चुनाव आयोग में अजीत पवार कैसे साबित करेंगे कि बहुमत का आंकड़ा उनका है और विधायकों की संख्या उनके पास है, ये आने वाले वक्त में ही देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।